Good morning, student. Welcome to Hug Your Bug. In today's video, we are going to discuss identifiers and some of the parts of data types because data type is not a small topic. अगर हम डेटा टाइप को एक दिन में कवर करना चाहेंगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो देखते हैं जहाँ तक हो जाएगा डेटा टाइप का वहाँ तक कवर करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफायर, उसके बाद देखेंगे डेटा टाइप. So let's start with today's video, but before diving into this video I would like to request you, अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो जाकर देखो, उसके बाद आप इस लेक्चर को वॉच करना. सो पहला हमारा फोकस क्या है, आइडेंटिफायर पे, और दूसरा डेटा टाइप पे. ठीक है, तो चलिए आइडेंटिफायर के साथ स्टार्ट करते हैं. इसको मैं सेव कर दूंगी लेक्चर 2 में, एंड दिस इज योर prg2.c. यहीं पे हम अपना आज के लेक्चर का कोड लिख रहे होंगे. आइडेंटिफायर्स बेसिकली वो नेम होते हैं जिसको यूज करके हम वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे और स्ट्रक्चर एटसेट्रा को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस चैनल को आप हग और बग के नेम से आइडेंटिफाई करते हैं ना. लेट सपोज हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनको हम मिस्टर नरेंद्र मोदी के नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर मोदी जी के नेम से आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये जो आइडेंटिफायर्स हैं ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के नेम्स की, फंक्शन के नेम्स की, एरे के नेम्स की, स्ट्रक्चर और यूनियन के नेम्स की. और ये सारे नेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं. कौन रखता है इसका नेम, यूजर रखता है. ठीक है, ये यूनिक होने चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, सो दैट अब जैसे एक घर में एक नाम के दो बच्चे तो नहीं रखते हैं ना, एक ही पेरेंट्स के एक नेम के दो बच्चे नहीं होते हैं. ठीक उसी तरीके से एक प्रोग्राम में हमेशा एक नेम के दो आइडेंटिफायर नहीं होने चाहिए, फिर आइडेंटिफाई करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको यूज करके, जिन रूल को फॉलो करके हम आइडेंटिफायर्स की नेमिंग करते हैं. रूल नंबर 1, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ना उनमें अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट हम यूज करते हैं. सेकंड, न्यूमेरिक डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 9 तक, और सिंबल्स में सिर्फ एक ही सिंबल हम यूज करते हैं, दैट इज अंडरस्कोर. ठीक है, ये तो था रूल नंबर 1 का 3 पार्ट. अब हमारा पूरा आइडेंटिफायर इसी रूल पे बनेगा. अब क्या है कि लेट्स सपोज हमने 10 कैरेक्टर का भी एक आइडेंटिफायर नेम बनाया है, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना वो दो ही हो सकता है, या तो वो अंडरस्कोर होगा या वो अल्फाबेट होगा, कभी भी नंबर नहीं हो सकता है. उसके बाद जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ना हमारे, वो केस सेंसिटिव होते हैं. मीन्स एप्पल एंड एप्पल बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ हग योर बग, दिस हग योर बग एंड दिस हग योर बग इज डिफरेंट. इवन दिस hug your bug is different from both. Even this is different from all above. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिकॉज यहाँ पे एक कैरेक्टर का केस चेंज हो गया, यहाँ पे दो कैरेक्टर का केस चेंज हो गया. तो दीज ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, तो उसके बाद आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ना वो कोई भी कीवर्ड्स नहीं हो सकता. कीवर्ड क्या है, सी के पास कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स है. रिजर्व मतलब जिसका मीनिंग सी के कंपाइलर को पता है, तो वो उस नेम का हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल इंट हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग पहले से सी के कंपाइलर को पता है. रिटर्न, इफ, वाइल, ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स है, इन सब की मीनिंग पहले से डिफाइन की हुई है. तो हम इन नेम्स को यूज करके आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं. सी में हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, 32 रिजर्व्ड वर्ड्स. इन्हीं को हम बोलते हैं कीवर्ड्स, जिसका मीनिंग ऑलरेडी सी के कंपाइलर में पहले से डिफाइन है. हम इनको कोई दूसरा नेम नहीं दे सकते. हमें इनको यूज करना है तो इनका प्री डिफाइंड मीनिंग जो है ना उसी के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंट है तो इंट का मतलब होता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है. अब मैं इस इंट को कहीं और किसी तरीके से नहीं यूज कर सकती, INT को. अब देखो यहाँ पे आपको दिख गया कि ये आइडेंटिफायर नेम्स करेक्ट है और ये आइडेंटिफायर नेम्स इनकरेक्ट है. चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int main return 0, int arena is equals to 10 arena. ठीक है, रन किया इसको, 10 वैल्यू रख दिया और इसमें हम प्रिंट करके देख रहे हैं 10 मिल गया. अब देखो इसका जो हमने नेम रखा बिल्कुल रूल को फॉलो करके रखा. स्मॉल कैरेक्टर रख सकते थे, कैपिटल लेटर लिख सकते थे,
नंबर्स रख सकते हैं, अंडरस्कोर रख सकते हैं। अब इसमें हम चेंजेस करते हैं। मैंने क्या बोला, कैपिटल केस में भी हम लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब देखो ये भी ओके है। अब हम मिक्स कर सकते हैं क्या, ई, और यहाँ भी मैंने मिक्स किया। रन करते हैं, मिक्स कर सकते हैं हम, ये भी ओके है। नंबर्स रख सकते हैं क्या, 1 1 दिया, एरिना 1 1, और यहाँ पे मैं 1 1 लिखती हूँ, तो ये भी सही है हमारा। उसके बाद क्या था, अंडरस्कोर दे सकते हैं क्या, हाँ अंडरस्कोर यहाँ भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर यहाँ भी दे के देख लेते हैं। लास्ट में ऐड किया है मैंने अंडरस्कोर। वापस रन करते हैं, ये भी ओके है। अंडरस्कोर क्या पहले दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ भी दे सकते हैं, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ओके। अब क्या है, अंडरस्कोर हमने पहले दे लिया, क्या हम यहाँ पे डॉट दे सकते हैं, तो यहाँ भी मुझे डॉट देना पड़ेगा ना वेरिएबल्स में। क्या है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर डॉट, मीन्स ये वैलिड नहीं है, तो एरर है, तो ये डॉट नहीं दे सकते हम। क्या हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, डॉट रिमूव करके नंबर देते हैं। इनवैलिड सफिक्स और इंटीजर कांस्टेंट, कंपाइलर इसको क्या ट्रीट कर रहा है, इंटीजर कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये हमने देख लिया। जो कर सकते हैं ना वो यही है कि जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे उनका नेम सिर्फ अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट को यूज करके हम लिखेंगे। उसमें नंबर्स हम यूज कर सकते हैं और सिंबल्स में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ईदर हमारे पास अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, या फिर हमारे पास अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, इसके अलावा सब कुछ इनवैलिड है। ठीक है, अब दिस एरिना एंड दिस एरिना, मुझे ये प्रूव करना है आपको कि बोथ एरिना इज डिफरेंट। रन करें, पहले एरिना में 10 आएगा, दूसरे एरिना में 20 आएगा, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि बोथ एरिना इज डिफरेंट। एम आई राइट? चलो ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिफायर नेम हम कैसे बनाते हैं। अब जिस तरीके से मैंने वेरिएबल का नेम बनाया ना, फंक्शन के नेम के लिए भी सेम रूल है। स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, इन सब के नेम के लिए हमारे पास सेम रूल है और हमें सेम रूल ही फॉलो करना है। अगर मुझे लिखना है क्लास 1, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको कैमल केस में, क्लास 1, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड का क्या है, स्मॉल है, और सेकंड कैरेक्टर क्या है, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है। अगर ये 3 वर्ड का भी आइडेंटिफायर नेम होता ना, तो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर क्या हो जाता, सॉरी थर्ड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाता, अगेन वो हम कैपिटल लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कैमल केस में हमने अपना वेरिएबल बनाया है। इसके बाद एक होता है हमारे पास अपर स्नेक केस। अपर स्नेक केस, अपर स्नेक केस में क्या होता है, मैं क्लास 1 को ऐसे लिखूंगी, क्लास 1। सारे वर्ड्स जो है ना, ये जितने केसेस हैं ना, बेसिकली ये यूज किए जाते हैं मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम जब हमें बनाने हो ना, तो उनको हम कैसे रीडेबल बना सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर हमारे पास मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसको क्लास नेम पढ़ सकते हैं, इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना, इजिली रीडेबल नहीं है, तो इसको हम कैसे इजिली रीडेबल बना सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप के केसेस हैं, जैसे कि कैमल केस, स्नेक केस, पास्कल केस। तो उसको यूज करके जब हम अपने वेरिएबल, मल्टी वर्ड वेरिएबल के नेम को लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, इजिली हम रीड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखो अपर स्नेक केस में क्या है, दोनों वर्ड हमारा हमने कैपिटल में ही लिखा है और दोनों के बीच में हमने क्या लगाया है, एक अंडरस्कोर लगाया है। सिमिलरली हमारा लोअर स्नेक केस भी होता है, लोअर स्नेक केस, यहाँ पे हम अपने मल्टी वर्ड को लोअर केस में लिखते हैं और दोनों के बीच में हम अंडरस्कोर दे देते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक पास्कल केस। पास्कल केस, अब पास्कल केस में क्या होता है, जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनके फर्स्ट कैरेक्टर को हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे क्लास 1 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, समझ में आ गया ना।
इन तरीकों को यूज़ करके हम अपने आइडेंटिफायर्स के नेम को लिख सकते हैं और ये सारे अपने आप में यूनिक हैं। स्नेक केस का मतलब होता है मल्टीपल वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर। अब इसी से हमने 2 टाइप के केसेस बना लिए, एक अपर स्नेक केस और एक लोअर स्नेक केस। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे डेटा टाइप्स की तरफ। अब ये जो डेटा टाइप है ना हमारा, अगर हम सी की बात करें तो सी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। मीन्स किसी भी वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मुझे ये बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, और इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ मार्क्स नेम से, तो मुझे जहाँ पर मैं इस वेरिएबल को बनाऊंगी ना, मुझे उसी प्लेस पे बताना पड़ेगा कि इसका डेटा टाइप किस टाइप का, ये मार्क्स किस टाइप का होगा। और लेटर ऑन अपने प्रोग्राम में मैं कहीं भी मार्क्स का टाइप इंटीजर से कैरेक्टर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में ना बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप बेसिकली कंपाइलर को ये बताते हैं कि किस टाइप का डेटा हम मेमोरी में स्टोर करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ कितने बाइट की मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 स्टोर करना है, मुझे पहले से पता है, तो मुझे कंपाइलर को ये बताना होगा कि डियर कंपाइलर मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करूंगी। तो जैसे ही मैंने लिखा इंट और नंबर जहाँ पे मुझे 4 स्टोर करना है, तो कंपाइलर को मैंने क्या मैसेज दिया कि नंबर में इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी। और इससे कंपाइलर को एक और हिडन मैसेज मिल रहा है कि जो मैं मेमोरी रिजर्व करूंगी वो मेमोरी 4 बाइट की होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की। तो एक हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब होता है वो डेटा टाइप जो हमें सी में बना बनाया मिला है। ठीक है ना, जिसको कि हम हमारा प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। ये सी का जो कंपाइलर है ना, वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, इसको कहीं किसी और टाइप से डिराइव नहीं किया गया। इसको हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद होता है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप, उसके बाद होता है हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप, और फ्लोट के बाद हमारे पास होता है डबल डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हमारे पास डेटा टाइप का क्या हो गया? प्राइमरी डेटा टाइप। और प्राइमरी डेटा टाइप के कौन कौन से टाइप हो गए? इंटीजर, कैरेक्टर, देन फ्लोट और डबल। हम बात कर रहे थे डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप का पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको कि हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप, नीचे लिखो डेटा टाइप, इसी को हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं और इसी को हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा टाइप के कितने टाइप्स हो गए? फर्स्ट हो गया इंटीजर, सेकंड हो गया कैरेक्टर, थर्ड इज योर फ्लोट, और फोर्थ इज योर डबल। समझ में आ रहा है क्या ये आपको? जो इंटीजर डेटा टाइप है ना, इसको हम यूज करते हैं इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए, जिसमें कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बस इसमें क्या नहीं होगा? डेसिमल पार्ट नहीं होगा नंबर्स को। अच्छा, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि हमारे पास नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो इंटीजर में ना हम डेसिमल नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर, डेसिमल वैल्यू नहीं। बाइनरी नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, ऑक्टल भी स्टोर कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं हम, और अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, इसका जो मिनिमम होता है रेंज, इसका जो रेंज होता है नंबर सिस्टम का, इंटीजर का, इंट का, वो ये होता है रेंज। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझ लो कि 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट में स्टोर करोगे तो 32 बिट में मिनिमम कितना नंबर स्टोर कर सकते हो और मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर कर सकते हो। ये समझ में आ गया आपको? इंटीजर के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम परसेंटी। मेमोरी में कितना स्पेस लेता है? ये 4 बाइट लेता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये आपको पता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जिसको हम यूज करके किसी भी वैल्यू को प्रिंट करते हैं या स्कैन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप का। तो अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को इधर तो प्रिंट करना है आउटपुट विंडो पे या फिर यूजर से गेट करना है या स्कैन करना है, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करना पड़ेगा? %d यूज करना पड़ेगा। इंटीजर के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? इंट यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा टाइप में हमारे पास जो फर्स्ट डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर डेटा टाइप। क्यों यूज करते हैं हम? इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक वैल नाम का वेरिएबल बनाती हूँ
ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टोर क्या करना है, 10 स्टोर करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, अच्छा इस ये जो लाइन मैंने लिखा है ना इंट वैल, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ। अच्छा, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगी, मैं आज इंटीजर डेटा टाइप ही बस कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट डेटा टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वैल इज इक्वल्स टू %d और वैल की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे रन किया तो देखो क्या वैल्यू मिला, 0 मिला। इट मीन्स यहाँ की जो हमारे पास इस मेमोरी लोकेशन पे जो पहले से पड़ी वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे मिल गई। इसके बाद अगर हम, एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो इंटीजर होता है उसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है 4 बाइट। कैसे चेक कर सकते हैं, साइज ऑफ इंट मैंने लिखा इज इक्वल्स टू %d और यहाँ पे मैं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ, इसमें डाल दूंगी इंट। रन करते हैं। इस वक्त मैं 64 बिट कंपाइलर में हूं, तो 64 बिट कंपाइलर में देखो इंटीजर कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। मिला साइज ऑफ इंट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे और क्लियरिटी के लिए आप लिख दो बाइट्स। ठीक है, अब मैं इसको 32 बिट में आपको दिखाती हूँ। 32 बिट किया मैंने और कंपाइलर रन करते हैं। 32 बिट में भी इंटीजर का जो साइज है वो 4 बाइट ही होता है। इंटीजर का साइज चेंज करेगा आपको 16 बिट में, वो मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगी, यहाँ मैं टर्बो से यूज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद वापस मैं इसको 64 बिट कर देती हूँ, 64 बिट रिलीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू को, अब इसके बाद यहाँ पर आके मैं वैल्यू को एक नई वैल्यू असाइन कर देती हूँ 10 और इस प्रिंट वाले स्टेटमेंट को कॉपी करके इसके बाद प्रिंट कर दिया। यहाँ पे लाइन को चेंज कर देते हैं तो वैल्यू मिल गई 10। अब इसको मैं बोल सकती हूँ इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे सॉरी इस लाइन मैंने ये इस लाइन को मैं बोल सकती हूँ इनिशियलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू रखी है। अब इस वैल में हम 20 वैल्यू दोबारा रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपडेशन, बिकॉज एक बार वैल्यू की वैल्यू हमने 10 रखी थी फर्स्ट टाइम, तब हमने इसको इनिशियलाइज किया था। अब उसी वैल्यू को हम दोबारा अपडेट करें, उसी मेमोरी लोकेशन पे हम दूसरी बार उस वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। रन करके देखते हैं कि क्या हमें फर्स्ट टाइम पे यहाँ एक गार्बेज वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे 10 वैल्यू और यहाँ पे 20 वैल्यू मिल रही है। रन करो, मिल गई गार्बेज, साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट्स, 10 और 20। देन अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। तो एक बार वापस से प्रिंट किया, मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ और यहाँ लिख रही हूँ मैं इंट अंडरस्कोर मिन। ठीक है, रन करते हैं, बताती हूँ अभी मैं आपको कि ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक लाइब्रेरी यूज करती हूँ, हैश इंक्लूड stdlib.h। यहाँ पे इंटीजर की मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमको। अब इंटीजर जो डेटा टाइप है इसका एक रेंज मैंने बताया कि कुछ मिनिमम से कुछ मैक्सिमम तक हम वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटी वैल्यू इंटीजर स्टोर कर सकता है वो ये वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू के साथ आपको यहाँ पे प्रिंट होके आया है। यही सबसे छोटी वैल्यू है जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। कैसे मिला है हमें, यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू लिखा है %d इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर और इंट अंडरस्कोर मिन, ये एक मैक्रो है। इंट अंडरस्कोर मिन क्या है, एक मैक्रो है। मैक्रो अभी आपको समझ में बहुत नहीं आ रहा होगा, तो इतना समझ लो, जब आप इंट अंडरस्कोर मिन कहीं भी लिखोगे ना तो यहाँ पे इंटीजर की मिनिमम वैल्यू आपको प्रिंट होके मिलेगी कि इंटीजर कौन सी सबसे छोटी वैल्यू स्टोर कर सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिखोगे इंट मैक्स, इंट और इस मिन की जगह पे मैक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। फिर हम ये इससे ये गेस कर सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक की वैल्यू ही इंटीजर होल्ड करेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो हम 4 बाइट के स्पेस में रख सकते हैं। अब इन दोनों को यूज करने के लिए आपको ये लाइब्रेरी हेडर फाइल जो है ना यहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी है, दैट इज stdlib.h। इंटीजर में हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इन चारों नंबर सिस्टम के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको जरा यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट करती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए समझना। ये कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। जब वैल्यू मिलेगी आपको हमेशा डेसिमल में ही, तो वैल्यू
ये किस में मिला है मुझे? डेसिमल में ना, डेसिमल, और यहाँ लिख देते हैं हम वैल। ठीक है, इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने प्रिंट कर दिया, 2 3 एंड 4। डेसिमल के बाद मुझे एक वैल्यू चाहिए बाइनरी की, तो बाइनरी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैल 1। और बाइनरी नंबर जब आपको स्टोर करना है ना, तो उस नंबर से पहले एज अ प्रीफिक्स आपको लिखना होगा 0b। अब ये नंबर हो गया बाइनरी, तो वैल 1 की वैल्यू डेसिमल में आपको क्या मिलेगी, वो यहाँ मिलेगा। उसके बाद वैल 2 में हम रख लेते हैं एक ऑक्टल नंबर। ऑक्टल के लिए नंबर से पहले प्रीफिक्स में आपको लगाना है 0, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर। और यहाँ चाहिए वैल 2 और वैल 3। हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, नंबर से पहले लिखते हैं 0x, तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल वैल 3। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। सेव किया और रन किया, क्या हो गया, यहाँ पे एक टर्मिनेटर मिस हो गया। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये वैल रह गया ना, वैल 1 2 3 कर देते हैं पहले इसको, 2 3। अब आपको ऑलरेडी आता होगा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी और ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो आप कन्वर्ट करके देख लेना कि क्या हमारा ये आंसर सही है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने किया है कि 10 जो एक वैल्यू है डेसिमल में, इसको हमने डेसिमल में ही इंटीजर में रखा है। तो ये कैसे पता कि हमने डेसिमल में रखा है, बिकॉज हमने सिर्फ 10 ही रखा है, इसके प्रीफिक्स में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो अगर प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, डेसिमल में स्टोर होगा। और प्रिंट तो हम हमेशा यहाँ पे इंटीजर में ही कर रहे हैं, तो आपको डेसिमल में ही मिलेगा। प्रिंट कर लिया हमने वैल। उसके बाद अगेन मेरे पास 10 वैल्यू ही है, बट अब मैं इसको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना चाह रही हूँ, तो 10 एज अ बाइनरी वैल 1 वाले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा। तो 10 नहीं हम इसको रीड करेंगे, सही होगा इसको रीड करना 1 एंड 0। तो 1 0 जो नंबर है, 2 बिट में ही मैंने यहाँ पे बाइनरी लिखा है, 1 0 जो नंबर है, इसको जब हम बाइनरी में स्टोर करेंगे वैल 1 के लोकेशन पे, तो ये नंबर क्या होगा, 1 0 का मतलब हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 की जगह पे 1 है, इट मीन्स टोटल नंबर क्या होगा, ये 2 होगा। तो वैल 1 ने आपको क्या रिजल्ट दिया था, 2 दिया था। तो आपने क्या रखा, 1 0 एज अ बाइनरी, और प्रिंट हमने कैसे किया, एज अ डेसिमल। तो क्या मिला आपको, 2 मिला। अब यहाँ पे 1 0 अगेन एक नंबर है जिसको मैं कैसे रख रही हूँ, एज ऑक्टल रख रही हूँ। तो अगर मैं ऑक्टल में रखूंगी इसको वैल 2 वाले मेमोरी लोकेशन पे, और जब मैं इसको डेसिमल में प्रिंट करूंगी, तो 1 0 जो एक ऑक्टल नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 8। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी कन्वर्जन आता होगा, ये कन्वर्ट करके देख लेना। इसके बाद क्या है हमारे पास, वैल 3। वैल 3 में फिर से हमने 1 और 0 रखा है, बट अब मैं कैसे रख रही हूँ, एज एन हेक्साडेसिमल नंबर। तो एज ए हेक्साडेसिमल नंबर जब मैं 1 और 0 को रखूंगी, तो ये नंबर होगा हमारा 16। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं 1 मिनट में आपको ये समझा देती हूँ वापस से। वैल से लेके वैल 3 में सबसे पहले हमने वैल में वैल्यू ली थी 10 की, और इस 10 को मैं कहाँ रख रही हूँ, वैल मेमोरी लोकेशन पे। तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो यहाँ 10 रखा जाएगा, और जब मैंने यहाँ से इसको प्रिंट किया तो मुझे 10 ही मिला। उसके बाद मैंने लिया था वैल 1 इज इक्वल्स टू 1 0, और इसके प्रीफिक्स में लगाया 0b। इट मीन्स अब ये बाइनरी है, तो इसको मुझे 10 नहीं पढ़ना है, इसको मैं पढ़ूंगी 1 और 0, और फिर मैं इसको स्टोर करूंगी वैल 1 के मेमोरी लोकेशन पे। तो ये 4 बाइट होगा ना, ये भी 4 बाइट में ही होगा, ये 4 बाइट होगा। तो मैं इसको बाइट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ये फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट और फोर्थ बाइट। अब ये जो फर्स्ट बाइट है ये अगेन 8 बिट में डिवाइडेड होगा। तो अगर ये 8 बिट में डिवाइडेड होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब लोकेशंस पे हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 सब 0 0 होगा। 1 0 में रखने जाऊंगी तो यहाँ 0 रखा होगा, यहाँ 1 रखा होगा, और ये सब क्या होगा,
0 होगा। ये हो गया मेरा वैल 1। अब वैल 1 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी डेसिमल में जब हम प्रिंट करने जाएंगे? तो 8421 दिस इज 2, तो वैल 1 ने आपको रिटर्न किया 2। ठीक है, अब वैल 2 की बात करते हैं। वैल 2 में हमने रखा 10, बट किस फॉर्मेट में? ऑक्टल फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स हमने क्या लगाया? 0 लगाया है। तो अब इसको स्टोर करने के लिए कैसे स्टोर होगा? 10 वैसे ही जैसे बाइनरी में स्टोर हुआ था, सारे नंबर्स तो बाइनरी में ही स्टोर होंगे, बट जब आप इसको वैल 2 को यहाँ पे रखने जाओगे तो ये किस फॉर्मेट में रखा गया होगा? बाइनरी फॉर्मेट में रखा गया होगा। लेकिन किसका बाइनरी होगा? 10 का बाइनरी होगा, जो कि एक ऑक्टल नंबर है। तो इसका बाइनरी कन्वर्ट करके यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे रखा जाएगा और फिर उस बाइनरी का डेसिमल कन्वर्जन आपको प्रिंट करके मिला है। तो सबसे पहले इस ऑक्टल का बाइनरी क्या होगा देखो जरा। इस ऑक्टल का बाइनरी होगा, इस नंबर को, इस 1 बिट को मैं लिख सकती हूँ 4 2 और 1, और इस 0 को मैं लिख सकती हूँ 4 2 1। जस्ट बिकॉज ये ऑक्टल है तो 3 3 बिट में इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी। अब जब ये वैल 2 में रखा जाएगा, ये अगेन 4 बाइट का होगा, तो मैं सपोज कर लेती हूँ 1 2 3 और 4 बाइट। तो ये फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, ये सब 0 0 होगा। और यहाँ पे फर्स्ट बाइट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 0 0 0, then this 1 0 0 0 0। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो दिस विल बिकम 8421। 8 की जगह पे 1 है, तो वैल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। यही आंसर मिला था हमें। अब सेम अगर आपको वैल 3 के लिए देखना है तो फिर से देखो, 1 0 हमने रखा था, बट किस फॉर्मेट में रखा था? हेक्साडेसिमल में। कैसे पता चला था? क्योंकि इसमें प्रीफिक्स हमने लगाए थे 0 और x। तो 1 0 जब हेक्साडेसिमल में रखा जाएगा तो नंबर तो कोई भी बाइनरी में ही रखा जाता है मेमोरी में, तो 1 को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 8 4 2 1, और 0 के लिए 8 4 2 1। ये होगा एक्चुअल बाइनरी जो कि वैल 3 के मेमोरी लोकेशन पे रखा जाएगा। नाउ 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये फर्स्ट बाइट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बाइट, ये सब 0 0 होगा। अब यहाँ पे 8 बिट में रखू 0 0 0 0 एंड देन दिस 1 0 0 0। अब ये रहा वो बाइनरी नंबर जो वैल 3 वाले मेमोरी लोकेशन पे रखा गया है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये किस फॉर्मेट में मुझे मिलेगा? डेसिमल में, बिकॉज हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया है? %d यूज किया, जो कि मुझे एक इंटीजर नंबर देगा। इंटीजर का मतलब हो गया डेसिमल नंबर, इंटीजर का मत, तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, ये हो जाएगा 8421 एंड दिस वन इज 16। सो वैल 3 इज इक्वल्स टू 16। क्या यही आंसर मिला था हमको? मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। इसका कीवर्ड होता है कैर। तो हमें अगर स्टोर करना है किसी कैरेक्टर को तो हमें डेटा टाइप क्या चाहिए? कैर वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। बिकॉज इसी स्टेज पे मैंने कंपाइलर को बताया कि वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना है जो वैल्यू स्टोर करेगा, किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का स्टोर करेगा, और फिर उसका साइज क्या होगा मेमोरी में? 1 बाइट होगा। इतना काम हमने कर लिया, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इसको चेक करोगे ना, साइज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1 बाइट। साइज ऑफ ऑपरेटर हमने सीख लिया, साइज ऑफ कैर ऐसे ही लिखते हैं, इसका सिंटेक्स होता है। देखो इसको मैं रन करूंगी तो यहाँ पे मुझे 1 आंसर मिलेगा, 1 बाइट। 1 मिला ना? तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है इसको, तभी तो हमें पता चल रहा है कि 1 बाइट मेमोरी लोकेशन रिजर्व की जा रही है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूं तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? गार्बेज। यहाँ लाइन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिला, बिकॉज अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। अब इसके बाद मैं इसको एक वैल्यू दूंगी, तो वैल्यू ये कैसा दूंगी? मैं इसको कैरेक्टर टाइप का दूंगी। क्यों कैरेक्टर टाइप का दूंगी? क्योंकि वैल्यू किस टाइप का है? कैर टाइप का है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंट क्या किया था? इंटीजर टाइप का किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे गार्बेज है। आप चाहो तो यहाँ सी लिख के भी प्रिंट कर सकते हो,
तो आपको वही उसी गार्बेज वैल्यू का कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं प्रिंट हुई ना, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर था ना वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर था, तो वो प्रिंट नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने वहाँ पे %d रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे वैल्यू प्रिंट होकर नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को दे रही हूँ a, तो इसको मैं बोलूँगी इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लूँगी ठीक है। बट किस फॉर्मेट में हम प्रिंट करेंगे? सी में, क्योंकि हमारा क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होगा? %c, यही आपको याद रखना है। वैल्यू क्या है हमारी? a है। अब इसके बाद अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे b लिख सकती हूँ और फिर से मैं वैल्यू को प्रिंट करूंगी, तो इस लाइन को हम बोलेंगे अपडेशन, वैल्यू इज b। अब हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर रख दोगे ना, तो ये हमेशा जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना वही ले जाकर स्टोर करेगा वैल्यू में और वही प्रिंट मिलेगा BCD। देखो फर्स्ट कैरेक्टर क्या मिला था मुझे? D मिला था ना राइट हैंड साइड से, तो D इसने स्टोर किया और फिर D ही आपको प्रिंट मिला। तो ये आपको नहीं करना, ये गलत है, बिकॉज सिंगल कोट में आपको सिंगल कैरेक्टर ही रखना है। और अगर इस तरीके से लिखोगे तो इस केस में जो फर्स्ट कैरेक्टर है राइट हैंड साइड से वही स्टोर होगा और वही आपको रिटर्न मिलेगा। कैरेक्टर समझ में आ गया? साइज ऑफ कैरेक्टर देख लिया। अब कैरेक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देख लेते हैं। printf मिनिमम कैरेक्टर %c में देखना है अगर, तो min कैर, और फिर मैं इसको %d में भी दिखा दूंगी। और यहाँ लाइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी लाइन चेंज कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम के लिए यहाँ मुझे मिनिमम कैर नहीं होगा, ये होगा कैर मिन, और ये होगा हमारा कैर मैक्स। तो मिनिमम कैरेक्टर में ये सिंबल स्टोर कर सकती हूँ और मैक्सिमम कैरेक्टर में ये सिंबल स्टोर कर सकती हूँ। समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने कैरेक्टर फॉर्म में रखा था। अब मैं इसको %d कर देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मिनिमम कैरेक्टर, मीन्स -128 से लेके 127 तक के बीच का जो भी नंबर है उसका हम कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो ये कैर मिन, कैर मैक्स, ये जितने भी मैक्रोज है ना, ये सारे साइंड है, मैं अनसाइंड की बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए देखो यहाँ पे इंटीजर में भी आपको माइनस साइन के साथ मिला था और कैरेक्टर में भी माइनस साइन के साथ मिला था। अब कैरेक्टर हमारा 64 बिट में 1 बाइट स्पेस लेता है और 32 बिट में भी 1 बाइट स्पेस ही लेता है। मैंने यहाँ पे सिस्टम चेंज किया अपना 32 बिट पे, और देखो यहाँ भी 1 बाइट स्पेस ले रहा है। ठीक, थर्ड डेटा टाइप जो है ना हमारा, वो है फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप जो होता है ना, इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज जिसमें डेसिमल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 35.85, 1.678 टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बोलते हैं। या फिर एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी, आप उसको साइंटिफिक नोटेशंस में भी स्टोर कर सकते हो या फिर इस फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हो। 3.4 e -26, 3.4 e 20, ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %f, और इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। उस सारी चीजें रिमूव नहीं करती हूँ। फ्लोट लिया हमने, इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि कंपाइलर वैल्यू नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे, एक फ्लोट लिटरल स्टोर करेंगे, और वो जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होगा वो किस टाइप का होगा? फ्लोट टाइप का होगा, बट ऑब्वियस है, और वो मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेगा। उसके बाद साइज ऑफ कैरेक्टर था, तो इसको हम चेंज करके हमें क्या चेक करना है? साइज ऑफ फ्लोट चेक करना है, %d बाइट, और साइज ऑफ यहाँ हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर? फ्लोट। ठीक है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारा फ्लोट के लिए? %f।
लाइन नंबर 7 पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 7 पे जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वैल्यू वेरिएबल की, वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। और फिर से वैल्यू में हम एक नई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, लेट्स सपोज 12.45। ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल तो है, लेकिन इसके बाद सफिक्स में हमें एफ लिखना मस्ट है, अदरवाइज ये 12.45 जो है ना, ये डबल कंसीडर किया जाएगा। तो एफ जैसे ही मैंने लिखा, अब ये 12.45 क्या बन गया, फ्लोट बन गया, बिकॉज सी में जितने भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, फ्लोटिंग जितनी भी डेसिमल वाली वैल्यूज होती है, वो बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर होती हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पहली वैल्यू इनिशियलाइज की, इसलिए हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, परसेंट एफ हो गया। तो यहाँ पे हमने ये 12.45 प्रिंट कर लिया। अब हम बात करेंगे मिनिमम की, तो मिनिमम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो स्टोर होगा वो होगा फ्लोट मिन, और ये कैसा होगा, साइंड होगा। और मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ये भी एफ लिखेंगे हम, और ये भी एफ होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट का मैक्स। यहाँ से जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी जो हम वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हम फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। कंपाइल किया, रन किया, एरर है, फ्लोट मिन अनडिक्लेयर्ड। ओके वेल, कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। ये करते हैं, सॉरी ये फ्लोट नहीं होगा, ये FLT मिन होगा और ये FLT मैक्स होगा। अब रन करते हैं, FLT मिन अनडिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे एक दूसरा हेडर फाइल हम इंक्लूड कर देंगे, दैट इज float.h। सेव किया और दोबारा कंपाइल एंड रन किया, तो मुझे मिला मिनिमम और मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब देखो ये ना समझ नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि डेसिमल के बाद काफी वैल्यूज हैं, तो इसको हम %f से चेंज कर देते हैं %e में। %e होता है साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जो भी डेसिमल वैल्यू अभी आपको ये 32 डिजिट्स में दिख रही थी ना, या 10 और 12 डिजिट्स में दिख रही थी, अब वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिखेगा। साइंटिफिक नोटेशन आपको ऑलरेडी आता है, देखो। अब ठीक है, साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट, वैल्यू 0, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, ये गार्बेज वैल्यू होगी, ये बाय डिफॉल्ट उस लोकेशन की वैल्यू होगी। फिर हमने क्या वैल्यू दी, लाइन नंबर 9 पे 12.45 एफ, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 12.45। डेसिमल के बाद बाय डिफॉल्ट फ्लोट में 6 डिजिट आपको आउटपुट में मिलेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे परसेंट के बाद 0.2 लिख दो, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट मिलेगा। अगर 0.3 लिखोगे तो ये जो फॉर्मेटिंग होगी वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट की हो जाएगी। तो 0.3 कर दिया हमने, अब ये हो गया 0.12.450। ठीक है, उसके बाद मिनिमम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, 1.175494 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 38। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। तो ये रेंज है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में। आई होप आपको फ्लोट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ, इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं जरा। यहाँ जो हमने वैल्यू 12.48 रखी थी, इसको हम करते हैं अपडेशन, और 12.45 की जगह पे 10 करते हैं, और कॉपी किया, यहाँ पे इसको भी पेस्ट किया। अब ये वैल्यू हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी। अब क्या नेक्स्ट न्यू वैल्यू हमें मिली 10.450। तो ये हमारा फ्लोट भी क्लियर हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करना पड़ेगा, %e। अब देखो जो लास्ट डेटा टाइप है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप में, वो है डबल डेटा टाइप। डबल क्या करता है, ये भी डेसिमल नंबर्स, या जिसको कि हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वाले नंबर्स बोलते हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। बट ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेता है, और डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज ये स्टोर कर सकता है। 16 to 17 डिजिट आफ्टर और बिफोर डेसिमल पॉइंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि ये काम हम फ्लोट में नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसको हम सिंगल प्रिसीजन, और फ्लोट को और डबल को डबल प्रिसीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल के बाद और पहले ज्यादा वैल्यूज या ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट रख सकते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है ना, ये 8 बाइट स्पेस ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 8 बाइट का मतलब हो गया 64 बिट स्पेस ले रहा है। आप 64 बिट में सोच लो, पहले हमारे पास फ्लोट में सिर्फ थे 32 बिट, जस्ट डबल हो गया हमारे पास स्पेस। तो डबल हो गया स्पेस, तो और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %LF। और अगर आपने किसी भी डेसिमल वैल्यू को विदाउट सफिक्स लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट डबल ही कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको फ्लोट में सिखाया। अगर आपको 1.45 को
4 बाइट में रखना है तो आप 1.45f लिखोगे। अब ये बन गया फ्लोट और ये 4 बाइट मेमोरी में स्पेस लेगा। लेकिन अगर आपने 1.45 लिखा डायरेक्टली तो ये है डबल और ये 8 बाइट मेमोरी में स्पेस लेगा। ये मैं आपको आगे दोनों को डिफरेंशिएट करके दिखा दूंगी। इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है डबल और इसके लिए कीवर्ड भी हम यूज करते हैं डबल ही। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख दिया डबल। जैसे मैंने इसको डबल लिखा, अब ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हो गया। वैल्यू हमने किस टाइप का बनाया, डबल टाइप का बनाया। मेमोरी में स्पेस कितना लेगा, 8 बाइट लेगा। यहाँ पे मैं लिख दूं डबल डबल, बाकी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें। इसको मैंने कर दिया डबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारा LF, तो यहाँ LF लिख दिया और इस वैल्यू में से बस यहाँ मैं F रिमूव कर दे रही हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। और अब ये 0.3 डेसिमल के बाद मुझे 3 ही डिजिट चाहिए तो 0.3 LF लिख दिया। यहाँ पे हम 12.450 प्रिंट कर लेंगे और मिनिमम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ना लिख के मिनिमम डबल नंबर यहाँ लिख देते हैं। मिनिमम डबल नंबर यहाँ लिखेंगे, मैक्सिमम डबल नंबर और उसके बाद फ्लोट की जगह यहाँ पे मैं करूँगी DBL डबल और यहाँ भी फ्लोट की जगह DBL डबल। तो यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हम एक डबल स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। DBL मिन देगा मुझे मिनिमम वैल्यू और DBL मैक्स देगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद यहाँ से मैंने F रिमूव कर दिया तो अब हम इस डबल वैल्यू में 10.45 रख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपडेशन। और यहाँ पे अगेन LF हो जाएगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अपडेटेड वैल्यू हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। सेव किया, कंपाइल किया और अब हम रन कर रहे हैं। साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट। वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, 0। तो यहाँ पे चूंकि डबल है ना तो डेसिमल में आएगा, 0.000 आ रहा है। उसके बाद हमने इनिशियलाइज क्या किया, 12.45 इनिशियलाइज किया था। बट डेसिमल के बाद मैंने कैसे फॉर्मेटिंग की, 3 नंबर्स की फॉर्मेटिंग की कि डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 12.450 मिल रहा है। फिर मिनिमम डबल नंबर आप क्या रखेंगे, मिनिमम डबल हमारा क्या है, 2.22 इंटू 10 टू द पावर -308। मतलब ये हमारी वो मिनिमम वैल्यू है जो हम एक डबल स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्या स्टोर कर सकते हैं, 1.79 इंटू 10 टू द पावर 308। उसके बाद हमने हमारे वैल्यू को अपडेट किया नई वैल्यू से। क्या है वो नई वैल्यू, 10.45। और फिर से हमने उसको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक के लिए ही प्रिंट किया। तो डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट मिले 10.450। तो ये था हमारा डबल। तो ये हमने हमारा जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो यहाँ पे कवर कर लिया, दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I hope I have added some value to you. If this happened, please let me know in the comment section below. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो मुझे लिख के बताना। And please don't forget to hit the like button, share with your friends and subscribe to the channel. Subscription is absolutely free for you, but it will motivate me a lot. And thanks for watching. Thank you so much. I will see you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep growing.